हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रिवीजन लेक्चर सीरीज में। आज हमें करना है बेटा अपना लेक्चर नंबर 2, जो है एक बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है बेटा हीट ट्रांसफर, जो हम लोगों ने कल की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। और फिर आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की मेन थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेटा जो मैंने आपको बात बताई थी कि दैट इज फर्स्ट, जो हमारे पार्ट में है हीट ट्रांसफर में, फर्स्ट इज कंडक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड रेडिएशन। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जब आप कंडक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, हम लोग इसको कहेंगे थर्मल कंडक्शन। ठीक है, और मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करके रखिएगा, बिल्कुल वैसे ही चलता है। ठीक है, थर्मल कंडक्शन की हमारे पास यहां पर बात है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को जब आप हीट देना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, एक हमारे पास यहां पर एक रॉड है, और थर्मल कंडक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही होती है, हीट ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज नोटिस करना कि हमारे पास थर्मल कंडक्शन में है क्या। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं, तो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो ये है आपका, जैसे आप हीट करेंगे तो यहां पर आपका हाई टेम्परेचर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर है आपका लो टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस को जरा समझना है, फिर मैं आपको ये वाले टर्म समझाऊंगा कि हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है, फिर कुछ यही वाले पॉइंट्स जो आएंगे, और फिर रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो हमारे पास क्या है। पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फिर इसको समराइज करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां वाले पार्टिकल्स, यहां पर क्या होता है, जैसे समझना, मैं इसके लिए कुछ पार्ट्स ले लेता हूं। ठीक है, जैसे एक पार्ट ये है हमारे पास, फिर एक पार्ट ये है हमारे पास। इसको आप पार्ट्स में समझे, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे से यहां पर समझ आएंगी। ठीक है, मैंने इसमें कुछ सेक्शंस ले लिए हैं। ठीक है, नोटिस करना कि जैसे आप इसको हीट करेंगे तो यहां वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब करेंगे, और ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कह दिया है ए बी सी डी ई एन एफ। इस प्रकार से हम लोगों ने इन सेक्शंस को नाम दे दिया है। ठीक है, तो जैसे ही ए वाले सेक्शन के पास, जैसे ही ए वाले सेक्शन की अगर आप बात करेंगे, इसको अगर हीट मिलेगी, ठीक है, जैसे आपने इसको हीट दिया तो इसमें दो चीजें साथ में होती हैं। सबसे पहले दो चीजें साथ में होती हैं। एक होता है बेटा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, एक इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और कुछ हीट ये बी वाले को, dq बाई dt मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हमारे पास कुछ हीट ये कहीं ना कहीं बी वाले सेक्शन को दे देता है। ठीक है, फिर जरा नोटिस करना, फिर आपके बी वाले सेक्शन को ये हमारे पास कुछ हीट मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर फिर इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये कुछ उसमें से जितना भी आया, मान लो कि इसने एक्स अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, तो उसका कुछ पोर्शन अपने टेम्परेचर इंक्रीज के लिए लेगा, और कुछ पोर्शन ये आगे सी वाले पोर्शन को dq बाई dt, ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। ठीक है, तो कुछ हीट ये अपने अपने लिए रखेगा, जिससे इसका टेम्परेचर राइज होगा, और फिर ये आगे वाले को दे देगा। फिर सी वाले को हमारे पास जो होगा, ठीक है, जो सी वाला है हमारे पास, इनके कलर्स को मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो यहां पर अब आपका क्या होगा, ये इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, और फिर ये हमारे पास इसमें से भी ये कुछ हीट, ठीक है, ये अपना आउट दे देगा। ठीक है, इसने देखो हीट लिया तो इसमें कुछ पोर्शन अपने लिए रखा, जिससे उसका टेम्परेचर राइज हुआ, और फिर आगे दे दिया। फिर इसने उसी हीट में से कुछ अपना टेम्परेचर राइज कराया, फिर आगे दे दिया। फिर जो भी आया इसने कुछ पोर्शन अपने टेम्परेचर राइज कराया, फिर आगे दे दिया, एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, और हर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जरा ये चीज समझना कि जो भी आपकी ये रॉड थी, जो भी आपकी ये रॉड थी, टिल द टाइम, टिल द टाइम, टिल द मोमेंट हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन, ईच सेक्शन हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
जब तक हमारे पास इसमें हर पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि अगर आप देखें तो ए वाले का, जैसे मान लीजिए ये ए वाला पॉइंट था, ए बी सी डी एंड ई, ऐसे हमारे पास पॉइंट्स थे। तो जब आप यहां पर हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आप यहां पर हीट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ ए भी इंक्रीज कर रहा होगा, टेम्परेचर ऑफ बी भी इंक्रीज कर रहा होगा, टेम्परेचर ऑफ सी भी इंक्रीज कर रहा होगा, डी भी इंक्रीज कर रहा होगा और ई भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा। क्लियर? हर पॉइंट का जब तक ट्रांजिएंट स्टेट है तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। इनके बीच में कहीं ना कहीं हीट का फ्लो हमारे पास हो रहा है, ठीक है, हीट का हमारे पास यहां पर फ्लो है, ठीक है। तो हीट हमारे पास फ्लो करती है बेटा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा आपकी फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका अगर 10 डिग्री है तो इसका भी 10 डिग्री होगा। नहीं, लॉजिकली खुद सोचिए, अगर हीट फ्लो कर रही है तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका भी 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 बढ़ रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में याद आपको यह रखना है कि टेम्परेचर ऑफ ए हमेशा बी से बड़ा होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा, फिर ई का होगा। यह हमेशा आपका वैलिड रहेगा। अगर इसमें टेम्परेचर ए बी सी डी ई के सेम हो जाएंगे तो हीट का फ्लो क्यों होता, राइट। तो सबसे पहले अगर आप रॉड को हीट करते तो आपको यह बात समझनी है, जैसे मान लो सभी का 25 डिग्री टेम्परेचर था, तो ये 25 से 30 हो जाएगा या 25 से 40 हो जाएगा, ये 25 से हमारे पास 35 हो जाएगा, ये 25 से 30 हो जाएगा, ये 25 से 27 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास यहां का हाई टेम्परेचर रहेगा और यहां पर टेम्परेचर आपका हमेशा लो रहेगा। ट्रांजिएंट स्टेट क्या है? ट्रांजिएंट स्टेट ऐसी एक स्टेट होती है वेयर टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट, वेयर टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट, हर पॉइंट का जो टेम्परेचर है चेंजेस विद टाइम, ठीक है, चेंजेस विद टाइम। इसको हम कहते हैं बेटा अपना ट्रांजिएंट स्टेट। लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में ज्यादा एनालिसिस नहीं है। इसका नेक्स्ट एनालिसिस है विच इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। थोड़ी देर के बाद आप ये देखेंगे, अगर आप हीट देते जा रहे हैं ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाएगा। एक समय के बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका क्या होता है, जैसे यही आपकी रॉड थी, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। जरूरी नहीं है मैं इक्वी स्पेस लूं, इसलिए मैं इसको यहां ले लेता हूं, इसको मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट, ठीक है, बिकम्स कांस्टेंट। अब कई बच्चे क्या होता है ना, कांस्टेंट वर्ड सुनते ही उनको लगता है सेम कह रहे हैं। नहीं भैया, कांस्टेंट मतलब डज नॉट वेरी विद टाइम। अब समय के साथ वेरी नहीं करेंगे, डज नॉट वेरी विद टाइम। समय के साथ इनका टेम्परेचर अब वेरी नहीं करता, ठीक है। हमारे पास अगर आप देखें, ठीक है, हमारे पास अगर आप देखें तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जैसे आप इसको हीट देंगे, अगर मान लीजिए यहां से आपका अगर हीट है dq/dt इनलेट, यहां से अगर कोई हीट आ रहा है तो कोई भी जो पॉइंट है ये अपना टेम्परेचर और नहीं बढ़ाता। जितनी भी हीट आई उसने आगे को दे दी, उस वाले ने आगे को दे दी, इस वाले ने आगे को दे दी, इस वाले ने आगे को दे दी। कोई भी हमारे पास स्टेडी स्टेट में सभी का टेम्परेचर सेम हो गया। हमारे पास नो हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर, no heat is utilized for change of temperature of a certain point, for change of temperature of a certain point।
किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करेंगे बेटा तो उनका टेम्परेचर चेंज के लिए कोई भी हीट यूटिलाइज नहीं होती। तो जितनी भी आपकी हीट आई है वो सारी की सारी हीट आपकी बाहर निकल जाती है, dq बाई dt आपकी आउटलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारे पास dq बाई dt इनलेट अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू dq बाई dt आउटलेट। जितनी भी हीट आती है वो सारी की सारी हमारे पास, किसी भी रॉड की अगर आप पूरी बात करें उसके लिए भी, या कोई भी अगर आप सेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो जितनी हीट आएगी उतनी हीट चली जाएगी। इसका टेम्परेचर खुद का अब चेंज नहीं करता है, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्लियर? अब इस बात में जब हम लोग वर्ड कांस्टेंट बोल देते हैं तो कई बच्चों को ये लगता है कि सर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डी। नहीं बेटा, अगर आप यहां पर देखेंगे थर्मामीटर लगाएंगे तो यहां का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, क्योंकि हीट तो हमेशा फ्लो कर ही रही है ना, इस एंड से उस एंड। हीट तो आपकी तभी फ्लो करेगी जब हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बेटा। तो स्टेडी स्टेट में आपको यह भी चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी हमारे पास रहता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आती है विच इज कॉल्ड हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड कहीं पर भी मिले, भली प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड अगर मिलता है, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एंड का टेम्परेचर इज T1 और एक एंड का टेम्परेचर इज T2 और इनके बीच में जो लेंथ है दैट इज L। जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, इधर से इधर, तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, कोई ना कोई तो इनमें से हाई होगा, कोई ना कोई तो लो होगा। तो मैं ये मान के चल लेता हूं कि ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपकी जो भी हीट होगी वो इसमें से फ्लो कर रही होगी, जो भी आपकी हीट होगी वो इसमें से फ्लो कर रही होगी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पर कितना होगा, ध्यान से देखना। टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर आप बात करेंगे तो ये होगा हाई टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, दिस इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जब भी आपका स्टेडी स्टेट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका स्टेडी स्टेट होता है इन अ सेम कंडक्टर, इन अ सिंगल कंडक्टर, इन अ सिंगल कंडक्टर, जैसे आपका स्टेडी स्टेट आता है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज सेम। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर आप देखें, अगर ये स्टेडी स्टेट का टाइम आ चुका है तो आप देखिए TA माइनस TB डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन A एंड B का जो वैल्यू होगा, वही TB माइनस TC डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन B एंड C जो होगा, इक्वल टू TC माइनस TD डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन C एंड D जो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेडी स्टेट के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, जरा ये चीज समझ लेना। इन स्टेडी स्टेट, रेट एट विच हीट इज एंटरिंग इज इक्वल टू रेट एट हीट फ्लोइंग आउट। टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट्स बिकम कांस्टेंट बट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ए पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो समय के साथ चेंज नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी सेम हो जाएगा, नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी वर्ड आता है तो समय के साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है। तो ए का टेम्परेचर समय के साथ फिक्स, बी का टेम्परेचर समय के साथ फिक्स। ए हमेशा हाई टेम्परेचर रहेगा, बी हमेशा लो टेम्परेचर रहेगा, तो TA माइनस TB डिवाइडेड बाय लेंथ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नो मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट इन द बॉडी। अगर आप देखें तो किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं करता, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कब सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेडी स्टेट में हमारे पास सेम होता है।
ठीक है, तो यही जो मेरे पास स्टेडी स्टेट थी मैंने आपको वहां पर बता दी। अब हमारे सिलेबस में स्टेडी स्टेट से रिलेटेड क्या है जरा उस चीज को देखना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट इन अ कंडक्टर, ठीक है। समझना, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर टेम्परेचर इज T1, यहां पर टेम्परेचर इज T2, क्लियर। एक ये हमारे पास थर्मल कंडक्टर है जिसका लेंथ इज L, ठीक है, जिसका लेंथ इज L, ठीक है। तो जो भी इसमें ये अगर हाई टेम्परेचर है बेटा, ये अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर है तो ये हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर है। मैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हीट कहीं ना कहीं यहां से आई होगी और हीट यहां पर फ्लो हो रही होगी। हम लोगों के सिलेबस में स्टेडी स्टेट ही है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है इस इन दोनों के बीच में dq बाई dt आपके लिए क्या है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन कंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। जब इन दोनों के बीच में स्टेडी स्टेट होगा, अगर मैं तब की बात करूं तो दिस dq बाई dt अगर आप देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट, कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट आया, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से हीट हमारे पास पास कर रही है, ठीक है। जैसे आप यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यह आ जाएगा बेटा dq बाई dt इज इक्वल टू ka dt बाई dx। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। dq by dt is equal to ka dt by dx, where k is called coefficient of thermal conductivity. K is called coefficient of thermal conductivity. ये बिल्कुल रेजिस्टिविटी के जैसे ही है, ठीक है। ये मेटीरियल डिपेंडेंट है, हर मेटीरियल का अपना अपना होता है। दिस इज मेटीरियल डिपेंडेंट, ये हर मटेरियल का अपना अपना अलग होता है, बिल्कुल रेजिस्टिविटी के जैसे चलता है। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास इसी केस की बात करें, ठीक है, कि ये हमारे पास एक पॉइंट था जहां पे टेम्परेचर T1 है, ये हमारे पास कंडक्टर थी और यहां पर आपका टेम्परेचर इज T2। ध्यान से समझना, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना। तो अगर मैं बात करूंगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट अगर आप बात करें, इन दोनों के बीच में LAB है, इन दोनों के बीच में LBC है और इन दोनों के बीच में LCD है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में मैं आपको यहां पर क्या बात कह रहा हूं, जो भी रेट ऑफ फ्लो होगा dq बाई dt इज इक्वल टू KA, ध्यान से देखना। अब dt बाई dx क्या होगा, आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर लिखना चाहें तो आप टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ आपका हो जाएगा LAB प्लस LBC प्लस LCD। ये कह रहा हूं, अगर आप इसी चीज को लिखना चाहें तो ये आएगा KA, इन दोनों के बीच में लिखना चाहें तो TA माइनस TB डिवाइडेड बाय इन दोनों का बीच का लेंथ LAB। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो जो भी हीट होती है वो कभी भी यूज नहीं होती टेम्परेचर चेंज कराने के लिए, ये डायरेक्टली फ्लो कर रही है। आप ऐसे भी लिख सकते थे KA हमारे पास TB माइनस TC डिवाइड बाय LBC, और आप लिख सकते हैं KA इंटू TC माइनस TD डिवाइडेड बाय LCD। देखिए ये स्टेडी स्टेट की कंसेप्ट थी, और जब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप KA कट देंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। KA dt बाय dx हमारे पास रहता है, ठीक है। अब इसी चीज का एनालॉगी विद ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के जैसे ही यहां पर आपके सवाल बनते हैं। क्या है, जरा यहां पर देखना। अगर आप अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को याद करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, विच इज रो L बाय A, अगर आप या भी रेजिस्टेंस आपका R होता था, अगर मैं इसको V वोल्ट की बैटरी से लगा दूं,
पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास V है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक करंट बनेगा I विच वाज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। याद करिए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वही था आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम्स लॉ आपके लिए क्या कहते थे? ओम्स लॉ कहते थे कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR। हाँ या ना? राइट। यही सेम चीज आपके लिए यहां पर भी है बेटा। अगर मान लीजिए आपके पास एक थर्मल कंडक्टर है जो हीट को फ्लो करा रहा है, जो आपके लिए एक थर्मल कंडक्टर है, अगर मैंने इसको यहां पर टेम्परेचर T1 दिया, यहां टेम्परेचर T2 दिया, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, सोचिएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट नहीं बनेगा, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस के बिना हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस है तभी आपका dq बाई dt फ्लो कर रहा है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस का काम करने लग रहा है। यहां पर जो आपका dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो यहां पर dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ रहा है। दिस इज योर हीट करंट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक मिनट बेटा। हेलो हेलो मैम, वही रिकॉर्ड ही कर रहा हूं बस। हाँ, तो मैथ्स या केमिस्ट्री की किसी का है तो मैम आप भेज दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैंने मैम को बता दिया था, गरिमा मैम को। ठीक है, हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। ठीक है, जरा यहां पर देखना। तो ये हमारे पास है। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ठीक है, सेम चीज अगर आप इसके dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो ये आ रहा है ka dt बाई dx। यही तो था। अगर मैं इसको करंट मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करंट मान लूं तो ये आ जाएगा ka dt बाई dx। dt को आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए और ये जो आपका dx था विच वॉज द लेंथ, ठीक है, dx वॉज द लेंथ, आपके लिए ये लेंथ हो जाए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं इसको रिलेट करने के, पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है तभी आपका करंट है। और अगर मैं इसको रिलेट करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास आई एच इंटू एल बाय के ए के फॉर्म में आपको दिखेगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज T1 माइनस T2, जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। जो आपका dq बाई dt है वो करंट बन जाएगा, हीट करंट, और ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा, हीट रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज है भाई। जहां आपका V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यहां T1 माइनस T2 ले लीजिए। जो आपका रेजिस्टेंस, जो आपको रेजिस्टेंस लेना है, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है L बाय के ए। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके लिए क्या रहती है बेटा, रो L बाय ए ये रहती है। यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस आपका काम करने लगता है L बाय के ए। समझना, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से रिवाइज किया है, लेंथ L क्या है, कितना लेंथ करंट चल रहा है, A क्या होता था, परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय द करंट। सेम चीजें यहां पर भी है, कितना लेंथ करंट चल रहा है वो, और A इज द परपेंडिकुलर एरिया जो इसको यहां पर फेस करना पड़ेगा, दिस इज योर A। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बिल्कुल एनालॉगी ही है। जैसे यहां पे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बात करें, ठीक है, जैसे यहां पर सीरीज रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 होता था और पैरेलल रेजिस्टेंस आपका R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता था। यहां पर भी सेम चीजें चलती हैं। यहां पर सीरीज रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2
और पैरेलल रेजिस्टेंस इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं L बाय के ए, L क्या है? लेंथ ट्रेवल्ड बाय करंट एंड अगर ए की बात करें तो परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय करंट ही हमारे पास ए होता है। जिस प्रकार से आपके वहां पर क्वेश्चन होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सिमिलर सवाल आपको यहां पर मिलेंगे। जरा देखना यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्फीयर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हैज इनर रेडियस ए। ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर आपका कुछ ऐसा कहानी, ठीक है। ये आपका इनर रेडियस एक ए है और एक आउटर रेडियस आपका एक बी है। ऐसे इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज के हमारे पास, इफ द टेम्परेचर इन द कैविटी इज T1, यहां पर आपका टेम्परेचर इज T1, बाहर आपका टेम्परेचर इज T2, ठीक है। फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर। सेम चीज आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ये चीज भी यहां पर आ गई। जब आपका देखा जाए टेम्परेचर हाई किधर है? अंदर, और थर्मल कंडक्टिविटी के है, तो जो भी आपकी हीट होगी वो कैसे फ्लो करेगी बेटा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हीट आपकी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगी। हीट आपकी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगी। जब हीट आपकी बाहर की डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ये बोला है। क्या आप समझ सकते हैं जैसे जैसे हीट बाहर जा रही है एरिया चेंज होगा, तो आप स्मॉल रेजिस्टेंस कैसे लेंगे? आप स्मॉल आर रेडियस पर इस प्रकार से dr थिकनेस का एक शेल ले लीजिए, ठीक है। जो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस dr होगा दैट इज लेंथ कितना चला। देखो जब करंट जाएगा तो यहां से यहां मूव करेगा तो इतना ही लेंथ चलेगा, तो दैट इज dr डिवाइडेड बाय L बाय के ए होता था, K इंटू एरिया। आप क्या रखेंगे बेटा? एरिया जो इसने परपेंडिकुलरली फेस करा है दैट इज दिस, यही परपेंडिकुलरली एरिया इसने फेस किया है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। या और अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं बेटा तो आपको इन सभी का सीरीज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों सर? अरे भाई जब करंट सेम होता है तो सीरीज ही तो होता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आपका आएगा dr डिवाइडेड बाय 4 पाई के अपॉन r स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू a से लेके b तक अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये सॉल्व वैसे तो आपको कर लेना चाहिए, तो लेकिन मैं कर देता हूं 4 पाई के 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा -1 बाय आर फ्रॉम ए टू बी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई के, या आपको अपने उसमें भी मिलेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना बेटा, माइनस भी है तो उसको कंपनसेट कर लिया। ऐसे ही सवाल बेटा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी एंड लेंथ एल। एक सिलेंडर है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारे पास एक सिलेंडर है इस प्रकार से, ठीक है। इसकी सेंट्रल एक्सिस में ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस है बेटा, ठीक है। इनर रेडियस क्या दे रखा है? ए, तो ये इसका इनर रेडियस इज ए, और आपका बाहर एक और सिलेंडर है कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये जो आपका लेंथ है दैट इज एल, ये जो आपका लेंथ है दैट इज एल, और आपने मटेरियल कहां रखा हुआ है? यहां। ये हॉलो है बेटा, तो अंदर से ए रेडियस के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ए और बी रेडियस के बीच में ही आपका यहां पर मटेरियल है। देखिए कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके कैविटी के अंदर अगर आप देखें तो ये रेडियस तो आपका ए था बेटा,
और ये बाहर का रेडियस इज बी। अंदर आपने टेम्परेचर रखा है T1 और बाहर आपने टेम्परेचर रखा है T2. T1 inside the cavity and T2 is out in the outer space T2. Considering T1 is greater than T2, अगर T1 बड़ा है T2 से तो हीट कैसे फ्लो करेगी? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वो था सिलेंडर, अंदर ये हॉलो है, अगर मैं अंदर गर्म रखूंगा तो हीट रेडियली आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो होना स्टार्ट होगी, है ना? तो अगर आप देखें तो हीट आपकी कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड, ऐसे 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 एंड ऐसे, राइट? तो हमें थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर आपको यहां पर बतानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है? इस सिलेंडर का थर्मल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आसान है, अगर आप यहां पर देखें जैसे जैसे आप बाहर आएंगे तो आपका रेडियस वेरी करेगा। तो जो एरिया है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, कभी आपने ग्लास को मांजा होगा, साफ किया होगा, तो अंदर वाले सरफेस का एरिया क्या होता है? 2πRL। तो मैंने कहा कि जैसी ये हीट बाहर आएगी तो अलग अलग रेडियस मिलेगा, तो मैं एक स्मॉल r रेडियस पर ऐसे ले लेता हूं, ठीक है? कुछ इस प्रकार से बिल्कुल पतली सी एक हमारे पास सिलेंड्रिकल, वो हम लोग ये ले लेते हैं, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेल आप बोलना चाहें तो शेल बोल सकते हैं। और इसका जो रेडियस है बेटा, दिस इज r, और इसका जो थिकनेस है दिस इज dr, ठीक है? हीट आपकी कैसे कैसे फ्लो करेगी? हीट आपकी अंदर से आ रही होगी और यहां से जाएगी। तो अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो L डिवाइडेड बाय के, लेंथ कितना चला इसलिए थिकनेस dr डिवाइडेड बाय के इंटू एरिया आप क्या लेंगे? सोचिए सर, एरिया तो अंदर वाला लेना पड़ेगा। मैंने कहा यस, तो अंदर वाला एरिया सर कितना होगा? दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRL। अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हमारे पास dr डिवाइडेड बाय 2πKRL। रेडियस की वैल्यू कहां से कहां चेंज करानी है बेटा? आपका रेडियस ए से लेके बी तक चेंज हो जाए, आंसर आ जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग में आंसर जाएगा, लिख ही देते हैं। यह आ जाएगा आपका 1/2πKL नेचुरल लॉग b बाय ए। अगर आप देखेंगे दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? क्या आ गया? अगला सवाल, कंसीडर टू रॉड्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, one of aluminum, another one of iron, joined end to end. Find the temperature of the junction of the two rods in steady state. एक का K1 है, एक का K2, L1 L2 अलग अलग है। यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2। हमें टेम्परेचर एट द जंक्शन, ये सवाल कई बार आया हुआ है। T0 अगर मैं मान लूं तो ये T0 कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? ये आपको बताना है कि यहां पर टेम्परेचर कितना होगा। अब सोचिए, ऑब्वियस सी बात है, स्टेडी स्टेट है, जितनी हीट आ रही होगी उतनी हीट जाएगी, ये बात तो आपको पता है ना? हाँ या ना? खुद सोचिए कि भैया यहां से जितनी हीट आई होगी उतनी ही हीट यहां जा रही होगी, क्योंकि अब इनका टेम्परेचर तो इंक्रीज हो नहीं रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, सारे बच्चे जरा देखना, एट जंक्शन अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं dq बाई डी टी इनलेट इज इक्वल टू dq बाई डी टी आउटलेट। करंट को इक्वेट कर दीजिए, नोडल एनालिसिस अगर आप बात करें तो वैसे ही है। तो दिस विल बी K1, ठीक है? एरिया हमारे पास दोनों का ए ही है, K1A dt बाई dx, तो यहां पर आएगा T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय लेंथ L1 इज इक्वल टू K2A, हमारे पास यहां पर T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ L2। हाँ या ना? यहां पर हीट का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। Ka dt बाई dx, K1A dt इज T1 माइनस T0 डिवाइड बाय L1। फिर हमारे पास K2A, हमारे पास T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L2। इक्वेट कर दो भाई। जैसे आप यहां पर इक्वेट करोगे तो आपका ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यह आएगा K1/L1 T1 माइनस T0 इज इक्वल टू K2/L2 इंटू T0 माइनस T2। यहां से T0 आप लोग निकाल लीजिएगा, खत्म हो गया सवाल। हाँ या ना। अब जिन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोडल एनालिसिस पढ़ा है तो क्या आप कह सकते हैं कि भाई देखो एट दिस जंक्शन हमारे पास सिग्मा आई शुड बी इक्वल टू 0। याद करिए किसी भी जंक्शन पर नेट करंट कितना होता है 0। सर आपने भी तो यहां पर भी तो वही करा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, बिल्कुल सही, केसीएल ही लगाया है। तो आप यहां पर अगर देखें तो इसको हाई पोटेंशियल मानते थे तो आप कहेंगे T0 माइनस T1 बाय इसका रेजिस्टेंस क्या होगा L1 बाय K1A इज इक्वल टू या प्लस हाई टेम्परेचर T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L2 डिवाइड बाय K2A इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट कौन समझ पाएगा भैया? जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज किया होगा वही समझ पाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा L1 बाय K1A, इसका रेजिस्टेंस L2 बाय K2A। तो आप कहेंगे इसको हाई पोटेंशियल मान के आप क्या लिखते थे, T0 माइनस T1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, T0 माइनस T2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। आप देखिएगा यही इक्वेशन आपको मिलेगी, आपको वही इक्वेशन मिलेगी। अब 3 rods आर कनेक्टेड इन शेप ऑफ Y एज शोन। मैं बना देता हूं कि मान लीजिए आपके ये जेई में आया हुआ सवाल है, आपके पास 3 रॉड्स को आपने कनेक्ट करके ऐसे कर दिया, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट। ध्यान से देखिए कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर इज 20 डिग्री, यहां पर है आपका 30 डिग्री, ठीक है, और यहां पर है आपका 100 डिग्री, ठीक है। ये अगर आप नोटिस करें तो दिस इज L, लेंथ है L, दिस इज K, कंडक्टिविटी A एंड दिस इज A, ठीक है। इसका भी हमारे पास है L K A और ये है 2L K, ठीक है, या फिर 2L 2K एंड 2A, ये इस प्रकार से। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए इस जंक्शन पर फिर से आप कहेंगे सर नेट करंट शुड बी 0। तो अगर मेरे को इस जंक्शन का टेम्परेचर चाहिए तो मैं T0 मान लेता हूं। तो सिग्मा नोडल एनालिसिस लगाते तो आप कहते T0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आएगा L बाय KA प्लस हमारे पास उसकी बात करेंगे तो T0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस आएगा L बाय KA प्लस इसका बात करेंगे T0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये आएगा 2L डिवाइडेड बाय 2K इंटू 2A इक्वल टू 0। अब आपके लिए L बाय KA तो गया बेटा, L बाय KA, L बाय KA, L बाय KA और 2 ये गया। तो आप कह सकते हैं T0 माइनस 20 प्लस T0 माइनस 30 प्लस ट्वाइस ऑफ T0 माइनस 100 हैज टू बी इक्वल टू 0। तो आपका यहां पर T0 की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। तो आपको नोडल एनालिसिस लगाना है। अब हमारे पास आता है रेडिएशन की बात, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास मेथड है जिसकी बात करनी है, दैट इज रेडिएशन। छोटा सा पार्ट है, अब क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास हटा दिया, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता था, अच्छी बात है उसको हटा दिया गया है। देखो भाई प्रीवियस थ्योरी, सबसे पहले आती है प्रीवियस थ्योरी। कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन से हमारे पास ठंडी हो रही हो या गर्म हो रही हो, ठीक है, आप रेडिएशन से गर्म भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव अगर आपको याद होगा तो माइक्रोवेव में आप कोई खाना रखते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है, फिर आप उसी को अगर अपने नॉर्मल रूम में रख देते हो तो वो समय के साथ ठंडा भी हो जाता है ना। तो प्रीवियस थ्योरी ने रेडिएशन मतलब क्या है कि एक बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास देयर इज अ रेट ऑफ हीट फ्लो, देयर इज अ रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसकी स्पीड वही 3 × 10⁸। सर वो तो लाइट की होती थी भैया, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड वही रहती है इन वैक्यूम, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास यहां पर निकल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ने क्या बोला कि एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर
एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो अब क्या आपको डाउट आया कि कोई ऐसी बॉडी जो 0 केल्विन से नीचे हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ऑल बॉडीज, एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। ये हमेशा ही हीट को रेडिएट करते रहते हैं। ऑलवेज रेडिएट स्लैश मैं लिख देता हूं, ठीक है, स्लैश एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन साइमल्टेनियसली। कोई भी बॉडी बेटा आपकी हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और एमिट भी कर रही होती है। इनके हिसाब से था कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो इसके अंदर से हीट निकलती भी है, ठीक है, dq बाई dt आउटलेट, और उस समय इसमें हीट आ भी रही होती है, dq बाई dt इनलेट। क्लियर? ऑल टाइम इसमें जैसे अगर आपके पास पानी है तो वो अगर गर्म है, ठीक है, तो आपको लगता है वो ठंडा हो रहा है ना, तो वो हीट दे ही रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो हीट दे भी रहा होता है, ले भी रहा होता है, लेकिन दोनों में देने का स्पीड ज्यादा होता है लेने के कंपैरिजन में, इसलिए बॉडी ठंडी हो जाती है। समझना, प्रीवियस थ्योरी ने कहा किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो तो सभी का ही है, तो वो हमेशा साइमल्टेनियसली एमिट भी करता है, साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी करता है। अब कई बच्चे क्या कहते हैं ना, सर अगर ये दोनों चीजें हो रही तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? आप ये मान के चलने लगते हो कि जिस रेट से वो बाहर हीट जा रही है और जिस रेट से अंदर आ रही है वो सेम है, तब आपको ये कंफ्यूजन आ जाएगा। सर तो फिर बॉडी ठंडी कैसे होती है? तो भाई ठंडी तब होगी जब ज्यादा रेट से हीट देने लग जाए, कम रेट से हीट को एब्जॉर्ब करे तो ठंडी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसमें ये चीज समझना, इन्होंने कहा कि यही बॉडी हीट अप, ये बॉडी हीट कैसे होएगी, ठीक है, जब आपका dq बाई dt इनलेट इज मोर देन dq बाई dt आउटलेट। जब अंदर आने वाली हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाहर जाने वाली से, तो ये बॉडी हीट अप हो जाएगी। बॉडी कूल डाउन कैसे करेगी रेडिएशन में? तो कूल डाउन तब होएगा जब dq बाई dt आउटलेट इज मोर देन dq बाई dt इनलेट। जब बाहर जाने की हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड आने की, तो ये कूल डाउन करेगा। और अगर हमारे पास किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो समझ जाना कि आपका dq बाई dt इनलेट इज इक्वल टू dq बाई dt आउटलेट। जब दोनों रेट हमारे पास सेम हो जाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बात यह है कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसका फॉर्मूला क्या है ना? फॉर्मूला क्या है? तो प्रीवियस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसके बारे में बताया स्टीफेंस ने, इसके बारे में बताया स्टीफेंस ने। अब इस स्टीफेंस के फॉर्मूले में आने से पहले हर बॉडी का ना आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये आपको 9वीं या 7वीं क्लास में, 6ठी 7वीं क्लास में बता देते हैं कि काले कपड़े पहनने के बाद अगर आप धूप में निकलोगे तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, जल्दी से इसका ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रैपिडली चेंज हो जाता है। ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, गर्म भी बहुत जल्दी होता है ना? ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ब्लैक इज नॉट अ कलर। यहां पर जो भी रोशनी आ रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, जिसकी वजह से, ध्यान सुनना, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो आपको कुछ दिखाई नहीं, इसीलिए आपको ब्लैक दिख रहा है। समझ रहे हो? तो ये ब्लैक बॉडी बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है। उसका रीजन ही यही है कि इसके अंदर अगर कोई भी एनर्जी होगी तो ये बहुत जल्दी देना स्टार्ट करेगा और बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो किसी भी बॉडी का ठंडा होना या गर्म होना उस बॉडी पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से कलर का है ना? उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, डायमेंशंस क्या है। क्यों सर ये ऐसा क्यों मैटर करेगा? अरे भाई कभी भी अगर मान लो आप चावल खा रहे हो या मैगी खा रहे हो, बिल्कुल गर्मा गर्म बन के आई है, तो आप उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हो? उसको फैला देते हो, दूर दूर कर देते हो। पराठा खाने के लिए आए, पराठे को फोड़ करके आपने एरिया बढ़ा दिया, हाँ या ना? तो जैसे आप किसी बॉडी का, वही जो मैगी अगर वो पास पास पड़ी है तो वो काफी देर तक गर्म रह सकती है, लेकिन अगर आपने उसको दूर 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 कर दिया तो आपने एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ाने से उसमें से हीट निकलने का रेट बढ़ जाता है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है।
है ना। कभी आपका अगर दूध गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं, फेंटते हैं दूर दूर, या चौड़ी थाली में एक बार आप दूध डाल के थोड़ा सा हिला देते हैं, एरिया आपने बड़ा करा तो इससे हमारे पास जल्दी वो ठंडा हो जाता है। हाँ या ना। जब आपके घर में पोछा लगता है, नोटिस करिएगा, जब आपके घर में पोछा लगता है, वही बाल्टी का पानी अगर आप रख दोगे रूम में, वही बाल्टी का पानी अगर आप रख दोगे रूम में, तो हो सकता है कि वो कई घंटे या हो सकता है कई दिन के बाद जाके सूखे, बाल्टी में से पानी इवापोरेट करे। लेकिन उसी को आप पोछे में डुबोइए और पोछे को गार करके आप पूरे घर में एक बार पोछा लगा दीजिए, वही पानी सरफेस पर एरिया आपने इंक्रीज करा तो जमीन से ज्यादा हीट ले पाता है और इवापोरेट कर जाता है। जब आपको ठंड लगती है, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, आप अपने हाथ को ऐसे पास कर लेते हैं। रीजन भी बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई है और सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी में से आउटलेट हीट ज्यादा है। आप ठंडी गर्मी वहां से भी ले रहे हैं, रेडिएशन से आपको एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन आप दे भी रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने एरिया को कम कर लेते हैं। जैसे आपका एरिया कम होएगा तो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। तो एरिया मैटर करता है। जब आपको गर्मी लगती है तो आप बिल्कुल चिपक चिपक के नहीं रहते, थोड़ा दूर दूर रहते हैं जिससे हवा लगे, है ना, सो दैट जो आपके अंदर गर्मी है वो मैक्सिमम एरिया से निकलना स्टार्ट करे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहे। तो ये बहुत लॉजिकल बात है कि अगर कोई भी बॉडी जब हीट को रेडिएट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो किस प्रकार की बॉडी है वो भी मैटर करता है। तो स्टीफेंस ने नो डाउट इसका फॉर्मूला तो दिया, लेकिन उससे पहले बॉडी के बारे में बात करी। क्रिचॉफ्स ने यहां पर मदद करी थी, ठीक है। उन्होंने क्या बात बोली कि भाई देखो, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, इफ देयर इज एनी बॉडी, तो जब भी इस पर एनर्जी इंसिडेंट होएगी तो वही बात है कि हमारे पास ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है, ट्रांसमिट हो सकती है, इसके अंदर से पार कर जाएगी, और तीसरी चीज हो सकता है कि यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी पर अभी हम लोग आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो whenever a radiation is incident, whenever a radiation is incident, जब भी कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट होती है तो तीन फिनोमिना हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन, है ना। तो इन्होंने दो तीन टर्म बताए। एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, एक टर्म डिफाइन किया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, द रेशियो ऑफ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय कितनी एनर्जी हमारे पास इंसिडेंट हुई, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगर किसी बॉडी का ए अगर मान लो 0.3 है, इसका मतलब 30% ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब सीधी ये बात है कि 30% जो भी मान लो 100 जूल्स आ रही है तो 30 जूल्स तो ये एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट था एमिसिव कोफिशिएंट, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं। कोई भी बॉडी जब एमिट कर रही है तब हम लोग बात करते हैं एमिसिव कोफिशिएंट की। अब बात यह है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, हर बॉडी अलग अलग एमिट कर रही थी। तो हम लोगों ने क्या कहा, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर एक ब्लैक बॉडी ले ली, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। ध्यान से सुनना, अगर एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, दिस इज योर ब्लैक बॉडी, ध्यान से देखना, एट टेम्परेचर टी, तो ऑब्वियस सी बात है एक ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी पर सबसे अच्छा एमिशन यही करेगी, रेडिएशन सबसे अच्छा एमिट ये करेगी, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास कोई और बॉडी है, ठीक है,
मान लीजिए मेरे पास कोई और बॉडी है, इसका भी टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इसका भी टेम्परेचर है T, तो ये भी कुछ एमिट करेगा, लेकिन ब्लैक बॉडी जितना अच्छा एमिट कोई नहीं करता, तो इसमें से भी एनर्जी का एमिशन हमारे पास होगा। ठीक है, तो एमिसिव कोफिशिएंट होता क्या है, जरा समझना। इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी एट टेम्परेचर T by body at temperature T with respect to energy emitted by black body, energy emitted by black body at temperature T। हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि यार ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर मेरे को इसका एमिसिव कोफिशिएंट चाहिए कि कितनी रेडिएशन को अच्छे से एमिट कर पाता है, तो हमने कहा जितना इसका टेम्परेचर है ना, उतने ही टेम्परेचर की एक ब्लैक बॉडी को अगर मैं रखता तो वो भी कुछ एमिट कर रहा होता, ये भी कुछ एमिट करता। ये परफेक्ट एमिटर है, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर, ये अपने अंदर की सारी एनर्जी को देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी का आपको एमिसिव कोफिशिएंट चाहिए, तो इसी टेम्परेचर की एक ब्लैक बॉडी को मानिए, तो इसके अंदर का जो रेडिएशन है इससे कंपेयर करिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए किसी का E की वैल्यू आ गई 0.2, दैट मींस दिस बॉडी एमिट्स, इसका मतलब क्या होगा, दिस बॉडी एमिट्स 20% ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। समझना, किसी का अगर A की वैल्यू 0.7 है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि अगर उसमें कुछ भी एनर्जी आएगी तो 70% एनर्जी वो अपने पास रख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज A। और अगर आपको कभी भी E के बारे में बात हो, तो E क्या है कि ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना एनर्जी को एमिट कर सकता है सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, समझना, अगर मैं किसी E की वैल्यू कह रहा हूं 0.5, दैट मींस अगर मैं उसी टेम्परेचर की एक ब्लैक बॉडी लेता तो उसमें से भी रेडिएशन निकलता X, तो इसमें 0.5 कहने का मतलब आधी एनर्जी ये एमिट करेगा, X/2 एनर्जी इसने एमिट करी होती। ठीक है, तो क्रिचॉफ्स ने एक लॉ बनाया। ठीक है, ठीक है, क्रिचॉफ्स का हमारे पास लॉ है, तो डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, आर गुड एब्जॉर्बर्स। जिनका E की वैल्यू हाई होगी उनका A का वैल्यू भी हाई होगा, सीधी सी बात, इतनी याद रखनी है। ठीक है, जिनका E की वैल्यू हाई होगी उनका A का वैल्यू भी हाई होगा। और एक ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर आप बात करोगे तो इसका E की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों ही 1 होती है। ये 100% एब्जॉर्प्शन कर सकता है और 100% एमिशन कर सकता है। क्लियर? तो क्रिचॉफ्स ने कहा जिसका E की वैल्यू 1 के आसपास होगी तो A की वैल्यू भी 1 के आसपास ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब स्टीफेंस ने इस चीज के बारे में देखा कि यार अगर कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो जो प्रीविस्ट बात कर रहे थे dQ/dt की, तो इन्होंने उसको फॉर्मूला दिया कि इसके अंदर से जो भी हीट का फ्लो होता है, दिस इज dQ/dt, दिस dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास एरिया ऑफ द बॉडी, किस एरिया में से हमारे पास हीट निकल रही है, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अगर इसका टेम्परेचर T है तो उसकी पावर 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर पर ये हमारे पास डिपेंड करता है। तो जब इन्होंने अपने फॉर्मूले को कंबाइन करा तो इन्होंने देखा कि यहां पर एक कांस्टेंट लगा है, सिग्मा A T की पावर 4। ठीक है, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। बहुत आसानी से आप वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, 5678, ठीक है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, दिस इज योर स्टीफेंस कांस्टेंट। अब बात यह आई कि फिर क्रिचॉफ्स ने बोला भाई देखो आपने ना एक चीज का ध्यान नहीं दिया, क्या मैं अगर
एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्फेयर ले लेता हूं काले रंग का और एक स्फेयर ले लेता हूं किसी और बॉडी का, ठीक है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों का एरिया सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों सेम रेट से हीट देंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं ये तो यही कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा लेकिन यहां पर गलती है, अगर आपकी एक ब्लैक बॉडी है तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगी एज कंपेयर टू दूसरे। तो कहीं ना कहीं इस सरफेस का जो एमिसिव कोफिशिएंट है वो मैटर करता है, ये सरफेस का मतलब बिहेवियर कैसा है वो भी मैटर करता है। तो उन्होंने करेक्शन करा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझना, ये है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी। किसी भी टेम्परेचर टी की बॉडी में से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब स्टीफेंस ने, मैंने दूसरी स्लाइड तो नहीं डाली ना, हाँ ठीक है। अब स्टीफेंस ने जरा यहां पर देखना, प्रीवेस्ट को पकड़ा। उन्होंने कहा यार प्रीवेस्ट ने एक बात बोली थी कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो मान लेते हैं, ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर इस टीबी, ठीक है, और ये एक सराउंडिंग टेम्परेचर में है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक सराउंडिंग टेम्परेचर में हमारे पास है, दिस इज टीएस सराउंडिंग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए इसमें से हीट निकल भी रही होगी, दिस इज dq बाई dt आउटलेट, है ना। तो dq बाई dt जो आउटलेट है उन्होंने अपना ही फॉर्मूला लगाया कि जो इसमें dq बाई dt आउट है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। इसके अंदर से कितनी हीट निकल रही होगी इसका टेम्परेचर डिसाइड करेगा, हां या ना, सोच लीजिए। यही उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था। लेकिन प्रीवेस्ट ने एक बात बोली थी कि भाई सराउंडिंग से भी इसके अंदर हीट आ रही है, सराउंडिंग से भी इसके अंदर हीट आ रही है, ठीक है। तो अगर आप dq बाई dt इनलेट की बात करेंगे, ध्यान सुनना, तो ये होगा सिग्मा, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो E की जगह A, एरिया A ही है और टेम्परेचर सराउंडिंग का पावर 4। कुछ बच्चे कहेंगे सर टीएस की पावर 4, अरे भाई इसने जितनी हीट दी होगी ली तो इसने ही है, इसका जो हीट बाहर निकल रहा है ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से दे रहा है, इसने जो हीट इसको दी ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से दे रहा है। तो टीएस में जो इसको हीट एब्जॉर्ब हो रही है इनलेट, तो इसका टेम्परेचर रहेगा ना, कितने एरिया में से एब्जॉर्ब हुई इतने एरिया में से तो ए ही रहेगा। और यहां पे एमिसिव कोफिशिएंट नहीं एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट की बात होगी। जरा देखना, ऑब्वियस सी बात है, अगर dq बाई dt मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अगर dq बाई dt आपका आउटलेट इज मोर देन dq बाई dt इनलेट, तभी बॉडी कूल डाउन करेगी, हाँ या ना। और अगर उल्टा होगा तो हमारे पास टेम्परेचर राइज करेगा। तो रेट ऑफ कूलिंग, ध्यान सुनना, रेट ऑफ कूलिंग बाय स्टीफेंस, कोई भी बॉडी अगर ठंडी होती है तो स्टीफेंस के हिसाब से हमारे पास क्या था, तो उन्होंने कहा कि dq बाई dt जो नेट आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी बॉडी की पावर 4 माइनस सिग्मा ए ए टी एस की पावर 4, यही नेट हुआ। और आपको क्रिचॉफ्स लॉ के हिसाब से पता है जिसका E ज्यादा होगा उसका A भी ज्यादा होगा, तो मैं E इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A बाय क्रिचॉफ्स की बात कह सकता हूं। तो जो आपका dq बाई dt की अगर आप बात करें दैट इज सिग्मा ई ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये होगा। और dq जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो dq का फॉर्मूला याद है, रेट हीट जो एक्सचेंज होती थी दैट इज ms डेल्टा टी। तो अगर आप यहां पे इसको लिख ले तो dq की जगह आप लिख सकते हैं ms dt बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीबी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4।
ये रहेगा, देखिए, हाँ या ना, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग अगर आपको निकालनी है, रेट ऑफ कूलिंग मींस फॉल ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, समय के साथ कितना फॉल हुआ, दिस इज योर रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर फॉल करेगा तो आप यहां पर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, कि रेट ऑफ कूलिंग पॉजिटिव आ जाए। माइनस क्यों लगाया सर? क्योंकि फॉल ऑफ टेम्परेचर में करोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर कम है इनिशियल से, इसीलिए ये नेगेटिव पहले से ही लगा रखा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर आप माइनस लगा सकते थे, तो जो आपका रेट ऑफ कूलिंग आएगा माइनस डी टी बाई डी टी, दैट इज सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी बी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये आएगा। अब इसी में हम लोग अप्रोक्सीमेशंस करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, लेकिन अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसमें अब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग हमारे पास एज पर स्टीफेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो भाई, अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर टी है, तो प्रवेश ने तो यही बात बोली कि इसमें से हमारे पास रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, इसमें से हमारे पास रेडिएशंस निकलेंगी, है ना। और इसमें कोई भी सवाल अगर आप करेंगे तो टेम्परेचर आपका याद रखना, कई बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड में सवाल कर देते हैं, ऑल टेम्परेचर्स आर इन केल्विन, ऑल टेम्परेचर्स, इसकी गलती मत करना, ऑल टेम्परेचर्स अगर आप बॉडी की बात कर रहे हैं आर इन केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में मत रख देना, सवाल खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, जरा यहां पर ध्यान समझना, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो ग्रेटर देन 0, तो इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस हमारे पास निकलती हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा मैक्स, मतलब अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, चलो, ठीक है। इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस हमारे पास निकलेंगी, द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्स and temperature is always constant, ये हमेशा ही हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब ये लैम्डा मैक्स कौन सा लैम्डा मैक्स है भाई? ये लैम्डा मैक्स कौन सा लैम्डा मैक्स है? वेवलेंथ का मैक्सिमम नहीं, ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी, अगर आप देखो यार, अगर आप नोटिस करें, ठीक है, किसी भी बॉडी को जब आप हीट करते हैं, लोहे को अगर आपने हीट करते हुए देखा होगा, तो पहले वो रेड होता है, फिर ये वो येलो होता है, और अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी तो लोहे को बहुत ज्यादा हीट करने पे वो व्हाइटिश फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देता है ना, ब्लूइश हो जाता है आखिरी में जाके, अगर आपने नोटिस किया हो वीडियोस में। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, जरा ध्यान समझना, अगर आपने किसी भी बॉडी को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हीट करना, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है लोहे को हीट करना। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो कह रहे हैं लैम्डा कम होता रहता है, ये ऑटोमेटिकली। अगर आप लोहे को हीट करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले लोहा लाल होता है, फिर येलोइश होता है, फिर और थोड़ा सा व्हाइटिश फॉर्म में जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में लाइट येलो होके फिर अगर आप लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो ब्लूइश फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो उनके हिसाब से ये था कि जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। तो ये मैक्सिमम क्या है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारी कलर्स की, देखो रेड कलर, इसका मतलब ये नहीं है कि रेड का सिर्फ एक ही वेवलेंथ होता है, आप नोटिस करिए, ठीक है। ये हमारे पास रेड के सारे कलर्स हैं, तो इसमें बहुत सारे टिंट होते हैं या बहुत सारी शेड्स होती हैं, ठीक है। तो जब आपका रेड आ रहा है तो जिस
उस रेड की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में आ रहा है, उसका अगर आप वेवलेंथ का प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ लेंगे, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखेंगे सबसे पहले वो रेडिश रहेगा, फिर ऑरेंजिश होएगा, फिर येलोइश होएगा, ग्रीन इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वो हल्का सा व्हाइटिश फॉर्म में इसके साथ होता है। और अगर आप उसको और देखेंगे तो ब्लूइश फॉर्म में जाएगा और तब तक तो मेल्ट कर जाता है। तब तक वो जैसी ब्लूइश फॉर्म में पहुंचना स्टार्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। सर हमने कभी ऐसा तो देखा नहीं लोहा वॉयलेट कलर में पिघला हो, क्योंकि उससे पहले मेल्टिंग हो जाती है और हमें मेल्ट करा के उसको प्लाज्मा में थोड़ा ना ले जाना है या गैसियस स्टेट में थोड़ा ना ले, हमें तो शेप चेंज करनी थी, तो हम लोग वहां पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है उसका कलर इस डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर से बहुत सारी वेवलेंथ निकलेंगी। अगर मैं उस इंटेंसिटी की बात करूं, उस रेडिएशन की बात करूं जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वेवलेंथ डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। इसका एक ग्राफ बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, हमारे पास। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेरिएबल इंटेंसिटीज का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर की साइड में शिफ्ट होता है। कहने का मतलब ध्यान से देखना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने बताया तो एक ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करी T1, तो इसमें बहुत सारी रेडिएशंस निकली, रेड कलर निकल रही है लेकिन बहुत सारी वेवलेंथ इधर से लेके ये सारी वेवलेंथ निकल रही हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हमारे पास इंटेंसिटी, अगर आप बोले इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, इसी को आप लैम्डा मैक्स कहते हैं। वेवलेंथ तो बहुत सारी निकली, सभी के अलग अलग इंटेंसिटी है, तो सभी के अलग अलग इंटेंसिटी है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकली ये। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वेवलेंथ डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वेवलेंथ और डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ बहुत बार आपने देखा होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 हमारे पास कंडीशन रहती है। दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अब इसके बाद जो आपकी कहानी आती है, ठीक है, ठीक है, दैट इज पहले छोटा सा पार्ट है जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, और या फिर आप गैसियस स्टेट की बात करें या आपने मोल्स की बात करें, ये तो छोटा सा पार्ट है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम दोनों की अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट लॉ अगर आप देखें तब भी थोड़ा सा सही है, उनमें फिर गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड ऑल ये सब इंथैल्पी आता है, वो हमारे पार्ट में नहीं है, बल्कि जो कार्नोट वार्नोट वाला पार्ट था वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। हमें सिर्फ फर्स्ट लॉ को ध्यान से समझना है। देखो भाई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे ल्यूसेक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, वहां पे डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सब वो सब रहता है, उतना भी हमें नहीं जाना है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं, मोलर अमाउंट ऑफ गैस, तो मास ऑफ द गैस बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, हम लोग सारी चीजें 8.314 में रखेंगे। कैलोरीज में है तो 2, ठीक है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास गैस, अगर आप एक एटम के लिए गैस कांस्टेंट निकाल रहे हैं, समझना आपके लिए जो ये आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं फॉर वन एटम, एक एटम के लिए, तो आप क्या कहेंगे, आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसी को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मेरे पास जो गैस कांस्टेंट है, अगर आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर, वो डिवाइड कर दोगे, तो एक एटम के लिए गैस कांस्टेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हमारे पास रहती है। तो ये वो बेसिक सी कुछ चीजें हैं, हमें रिकॉल करना है कि हमारे पास लॉस क्या क्या थे। एक होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये अभी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक इन सब में और आएंगे। बॉयल्स लॉ होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रोसेस है, ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v आपको यहां पर मिलता है ना। या फिर आप कह सकते हैं इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 आपके लिए रहता है, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर आपका कम होगा,
जहां वॉल्यूम कम होगा वहां पर आपका प्रेशर ज्यादा होगा। दिस इज योर बॉयल्स लॉ। और आपको ग्राफ भी बनवाए होंगे पी और वी का, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है, पी और वी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो हाइपरबोलिक ग्राफ। और अगर आप इसको याद करें तो इसी को आप कहते थे आइसोथर्म, इसी को आप कहते थे आइसोथर्म। अगर मान लीजिए मेरे पास आइसोथर्म ऐसे हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, ये हाइपरबोलिक ग्राफ्स होते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। और अगर आप टेम्परेचर के ग्राफ की बात करेंगे तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, आपको इस प्रकार से मिलेगा। क्लियर? आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर मैं पीवी और वी का ग्राफ बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास है, तो ना पीवी का अगर आप वी के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो कुछ चेंज नहीं है, कांस्टेंट ही है। और पीवी का विद रिस्पेक्ट टू पी बनाएंगे तब भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ हो गया। अगर आप चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है, ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो केल्विन स्केल में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 हमारे पास रहता है ना। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे V और T का तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा V और T का ग्राफ, ये 0 केल्विन पर मैच करता है, ठीक है। किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर आप 0 केल्विन करेंगे तब हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाता है, तब हमारे पास वॉल्यूम 0 होता है, ठीक है। अगर मैं V/T का ग्राफ बना रहा हूं, V/T ध्यान से समझना, चार्ल्स लॉ में V/T इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर मैं V/T का ग्राफ बना रहा हूं वॉल्यूम के साथ या टेम्परेचर के साथ, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये था। अब गेल-यूसेक्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ में अगर हमारे पास बात करें, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास टेम्परेचर होता है, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 आपको मिलेगा, ठीक है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो स्ट्रेट लाइन। और P/T आपके लिए कांस्टेंट होता है, P/T आपके लिए यहां पर कांस्टेंट हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्रेशर के साथ बनाए या टेम्परेचर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। एवोगैड्रोस लॉ दैट वॉल्यूम, और अगर हमारे पास सेम प्रेशर वॉल्यूम, सेम प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, दो गैसेस को सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अगर P एंड T कांस्टेंट है। या आप इसको अलग फॉर्म में कह सकते हैं, सिमिलर कंडीशंस में सेम प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है, अगर आपके दो गैसेस है, एक मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, और एक है ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसेस स्टेट, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम कर दीजिए, दोनों गैसेस का, इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर आप सेम कर देते हैं बेटा, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम ही आएंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हमारे पास लॉस थे जिसकी वजह से हमारे पास इनको कंबाइन करने के बाद आपको मिलती थी आइडियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में आपके लिए रियल गैस इक्वेशन भी होती है, ठीक है, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जहां पर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को कंसीडर करते थे तो प्रेशर में करेक्शन होता था, वॉल्यूम में कुछ ऐसे P+A/V² और इंटू V-NB या कुछ ऐसे करके आपका आता था, है ना। तो वहां पर आपके प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन होता था। तो लेकिन हमारे लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आइडियल गैस की कंसिडरेशंस रहेंगी, ठीक है। और PV इज इक्वल टू NRT। ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में
ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग रियल गैस को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे भाई। ये वाली इक्वेशन कब वैलिड नहीं होगी? जब वैलिड नहीं होगी जब ये रियल होगा, लेकिन रियल को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे रे। अगर हम लोग रियल को कंसिडर ही नहीं कर रहे तो आप हमेशा लगा सकते हो। प्रेशर आप कोशिश करेंगे कि यूनिट रहेगा आपका एटीएम या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आप रखेंगे बेटा मीटर क्यूब में, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आप वेट बाय मॉलिक्यूलर मास लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर आप ये लगा के निकाल सकते हैं। गैस कांस्टेंट हमारे पास स्टैंडर्ड अगर आपने सारी चीजें रखी है 8.314, अगर कैलोरीज में जा रहे हो तो 2, और टेम्परेचर आपका केल्विन में रहेगा। सीधी बात, ठीक है, सीधी बात। अगर हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो इसका डिफरेंट फॉर्म भी हमारे पास है। पीवी इक्वल टू, अगर आप इसी को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के टर्म में रख दें, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो P इज इक्वल टू हमारे पास P इंटू एम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू आर टी। तो ये डेंसिटी बन जाएगा, तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू रो आर टी। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन रहता है वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आप इसको भी कहीं अगर यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से इस चीज में आपको एक और चीज याद रखनी है, ठीक है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ध्यान सुनना, ये बाद में काम आएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे, है ना। सर नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, वो तो तभी होंगे ना चच्चा जब आप गैस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन वो हम लोग नहीं कर रहे। गैस के एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए। हमारी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही कि भैया इसके 4 मोल इसके 2 मोल मिलकर इसके 6 मोल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कोई हम लोग केमिकल रिएक्शंस की कंसिडरेशन नहीं करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स वेरी नहीं कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप ध्यान समझना, ये बाद में मैं रिलेशन लिखूंगा, डेल्टा पी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ध्यान से देखना, कई बच्चों ने अगर ये चीज नहीं सीखी समय पर तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर का ही वेरिएशन रहेगा, ठीक है। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ध्यान सुनना, इफ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज होगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा, तो P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ये बाद में हमारे पास काम आने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आइडियल गैस में हम लोग कंसिडरेशन क्या क्या थी। अगर हम लोग KTG या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या क्या, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या क्या कंसिडरेशंस थी, एजम्पशंस याद करिए आपको होंगी कुछ कुछ। तो कुछ मेजर एजम्पशंस, वैसे तो बहुत सारी एजम्पशंस ले रखी हैं। पहली बात कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमारे पास इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जो भी हमारे पास गैस का साइज, गैस मॉलिक्यूल साइज, गैस मॉलिक्यूल साइज इज निग्लिजिबल, ठीक है, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उनका साइज आप बहुत ही छोटा लेंगे। जो भी आपकी कोलिजन्स होंगी उनको आप इलास्टिक कोलिजन्स कंसिडर करेंगे। हमारे पास गैस ऑक्यूपाइज कंप्लीट वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि आपने कंटेनर में गैस को रखा तो गैस नीचे ही रहना चाहेगी, ऊपर जाएगी नहीं, वो पूरे वॉल्यूम को यूनिफॉर्मली, गैस ऑक्यूपाई द कंटेनर यूनिफॉर्मली।
ठीक है, हमारे पास जो भी डेंसिटी ऑफ द गैस होगी, डेंसिटी ऑफ गैस दैट विल बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। तो हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारी एजम्पशंस गैस पर पहले से ही हम लोग लगा देते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि एक कंटेनर में हमारे पास अगर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम इज V, तो इसमें गैस के पार्टिकल्स जाते हैं, टकरा करके वापस हमारे पास आ जाते हैं। तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की वजह से आप फोर्स निकालते हैं, फोर्स के बाद आप प्रेशर निकालते हैं। तो इसके अगर अंदर गैस के पार्टिकल्स है, डेरिवेशन स्कूल में आपको कराई गई होगी ये, ठीक है, डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली में ये जितने भी आपके गैस के पार्टिकल्स आपस में कोलिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इस चैम्बर में ड्यू टू कोलिशन ऑफ द गैसेस, ड्यू टू कोलिशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन देमसेल्फ एंड विद वॉल, there is a pressure developed, there is a pressure developed inside the box। इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वो प्रेशर अगर आपको याद आ रहा हो, PV इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, हमारे पास mv², ठीक है, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, हमारे पास अगर आप यहां पर इसको रिलेट भी करेंगे, ठीक है, हमारे लिए यहां पर वही है mv² P इंटू V RMS, जो यहां पर आपकी ये आती है, ठीक है, दिस इज V RMS। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक एवरेज स्पीड होती थी, एक मोस्ट प्रोबेबल आप, इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक चैम्बर है, उसके अंदर कुछ 10 रेड बॉल्स हैं, कुछ 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब आप किसी भी बॉल को पकड़ के निकालते हैं बाहर, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू है या फिर हमारे पास ब्लैक है या रेड है, ऐसे अगर आपके सवाल है तो आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहां पर आपके 2-3 स्पीड्स के फॉर्मूले आते हैं। वन इज कॉल्ड RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, वन इज कॉल्ड RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें, वही VRMS अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम के पास मैंने VRMS लिख दिया, दिस इज VRMS, ठीक है। तो 3PV डिवाइडेड बाय M का रूट इज इक्वल टू VRMS, और PV को अगर आप टेम्परेचर के टर्म में रख लें, ठीक है, हमारे पास तो RT/M हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। और आपके लिए एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो KT/M। तो ये आपके फॉर्मूले केमिस्ट्री में भी रहते हैं, RMS स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है मीन स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, √ में 8RT/M हमारे पास मीन स्पीड का 8/πRT/M हमारे पास रहता है। और ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का √ में 2RT/M, ठीक है। जो भी आपकी वेलोसिटीज हैं, ठीक है, ऑल वेलोसिटीज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती हैं। कई बच्चों को लगेगा कि सर हमारे लिए यहां पर तो प्रेशर भी है। तो अगर आप देखें इसी फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें, ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें तो दिस इज 3P/ρ, दिस इज VRMS। जब आपका प्रेशर चेंज होता तो गैस सॉलिड नहीं है, इसका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी वेरी कर सकती है। तो ये वाला फॉर्मूले में P/ρ आपको भले ही दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में रखेंगे तो √ में 3RT/M आपको यहां पर दिखाई देगा, दिस इज VRMS, दिस इज VRMS। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी स्पीड है, भले कोई सी भी आपकी स्पीड है, V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर √T,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो ये रूट ऑफ टी पर ही हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज ही बस काम की है, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यहां से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमें बस वहां से ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे लिए द वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल, और वेलोसिटी कौन सी सर, कोई सी भी ले लो, लेकिन हमें लेनी कौन सी चाहिए, आरएमएस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। सिर्फ केल्विन में, नहीं तो आप 0 डिग्री कहोगे तो 0 डिग्री पर गैस के पास स्पीड नहीं होती, आप ये कहने लग जाएंगे, ठीक है। 0 केल्विन पर गैस के पास कोई स्पीड नहीं होती, पार्टिकल्स रेस्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और अगर आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, और जैसे आप यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने क्या बात बोली, देखो यार मैं कोई इंट्रैक्शन तो ले नहीं रहा हूं, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, इंट्रैक्शन फोर्स ठीक है बिटवीन पार्टिकल्स, अगर आप देखें तो आप आइडियल केस में अगर आप देखें तो वो तो फोर्स तो है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी 0। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने बहुत ध्यान से एक चीज बोली जो आपको हर चीज याद रखनी है, ठीक है। उन्होंने बोला ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes half kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी एनर्जी टू टोटल एनर्जी, टू टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ध्यान सुनना, अगर मैं एक गैस की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक गैस के पास खुद की कितनी एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी। लेकिन जब मैं आइडियल गैस को मैं मान रहा हूं कि भैया हमारे लिए तो गैस आइडियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी ना यार, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आएगी, और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आप गैस का टेम्परेचर घटाओगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कंट्रीब्यूट करता है, हमारे पास हाफ केबीटी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है टोटल इंटरनल एनर्जी में। ध्यान सुनना, अब बात आती है कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ना। अब बात आई कि सर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, इसको हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ वेज by which an atom slash molecule can have its energy। कितने तरीके से एक पार्टिकल अपने पास एनर्जी रख सकता है, उसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर एक मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान समझना, अगर हमारे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो ये बहुत छोटा सा साइज का ले रहा हूं, तो इसके पास कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं होगी,
ठीक है, तो ये या तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, या तो वाई, या तो जेड, ये तीन टाइप से ट्रांसलेशनल मोशन रख सकता है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 3, दैट इज 3। ये यहां पे टेबल है आपके पास कि इसके पास तीनों की तीनों ट्रांसलेशन होती है, रोटेशन नहीं होती। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या रहती है? 3। ठीक है, अगर आपके पास डाई एटॉमिक है, ध्यान सुनना, डाई एटॉमिक, तो वो कैसा रहेगा? ऐसा। और याद रखना, और हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, कौन सा? लीनियर। सीधी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी रहे, अगर ये लीनियर है, डाई एटॉमिक हो स्लैश ट्राई एटॉमिक लीनियर अगर है, ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका होता है 5, दोनों का 5 होता है। इसमें तीनों आपके होते हैं बेटा 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बाद 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 2 रोटेशनल होते हैं। ठीक है, और अगर आपका ट्राई एटॉमिक लीनियर नहीं है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर बोले, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर अगर आप बोले, या फिर आप पॉली एटॉमिक बोल दे, ठीक है, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 6। इसमें 3 ट्रांसलेशनल होते हैं बेटा, प्लस 3 रोटेशनल होते हैं। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 3 हमारे पास रोटेशनल होते हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग, मैं पहली बता रहा हूं, वी आर नॉट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोड्स, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोड्स, हम लोग वाइब्रेशनल मोड्स को कंसिडर नहीं कर रहे। हाई टेम्परेचर पे इनमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी हम लोग यहां पर जहां पर भी बॉन्ड होगा तो हम लोग लेते हैं। तो अब यही आपका टेबल मैंने दे दिया। मोनो एटॉमिक अगर है तो 3 ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको याद होनी चाहिए, इसमें 3 होते हैं। इन दोनों में अगर लीनियर है, भले ही वो डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, और आपका ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 है। ठीक है, अब जरा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को जरा देखना। अकॉर्डिंग टू, हमारे पास टाइम की भी बहुत कमी हो जा रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखना, एनर्जी ऑफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा। कलर एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 एटम फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितना होता है बेटा? हाफ kb इंटू टी, टी इज इन केल्विन। अगर मैं इसी एटम के पास, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो इन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ 1 एटम फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके पास अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f/2 इंटू के बी इंटू टी, ये हो गया। अब जरूरी नहीं हो कि गैस में एक ही एटम हो, एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास है तो आप क्या कहेंगे? f/2 इंटू Na इंटू के बी इंटू टी। और अगर आप गैस को देखें बेटा, R/Na आपका क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आप देखें तो R इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो Na इंटू के को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? R लिख सकता हूं। तो जरा समझना, हमारे पास 1 मोल के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल के लिए एनर्जी जो गैस की होती है वो आ गई, एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, ध्यान से देखना, n
moles of gas, ठीक है, having f डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास कोई भी गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, उसके अगर n मोल्स हैं तो आपके लिए कितना होगा, n/2 इंटू FRT, ये आपकी एनर्जी होती है। ध्यान से देखना, n/2 FRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गैस का, फॉर एनी गैस याद करें, जो इंटरनल एनर्जी अगर आपको याद आ रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का समेशन है। और आपको ये बात पता है कि हम लोग आइडियल गैस में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप 0 ले रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आएगी, 0। तो ये वाला पार्ट तो हट गया। इंटरनल एनर्जी U इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, सभी की। और अभी हमारे पास ये आ गया, देखिए आप सारी काइनेटिक एनर्जीज के हिसाब से चल रहे हैं, n/2 FRT, n/2 FRT, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या बता रहा है, इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैं ये डेरिवेशन स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता था, लेकिन आपको ये चीज समझनी है प्रोसेस क्या जा रहा है, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन, अगर आपका टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज करेगी। अगर आपका टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज करेगी। हर टेम्परेचर at 0 Kelvin only internal energy of the gas will be 0। जब आपका यहां पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तभी इंटरनल एनर्जी होगी। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत नहीं है। डेल्टा यू नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस पर डिपेंड करती है। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो ही रहेगी। हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे कि H2 गैस डिसोसिएट करके H और H में जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास n/2 FR इंटू डेल्टा टी, क्लियर। ये आपका इंटरनल एनर्जी हमारे पास होता है, क्लियर। अब बाद में जाके, ठीक है, बाद में जाके हमारे पास ये चीज आपको याद रखनी है, हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट, देयर आर टू टाइप ऑफ, इतना बता देते हैं, स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस। एक गैस के लिए दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है बेटा CV और एक होती है आपकी CP। मोलर स्पेसिफिक हीट, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के भी आप उसको हीट दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी आप कह सकते हैं। देखो गैस का ना प्रेशर कांस्टेंट रख के भी हीट दे सकते हैं और वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया तब भी आप हीट दे सकते हो। तो गैस के दो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ये आगे आएगा भी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस is calculated easily when heat is supplied to a gas at constant volume. When heat is supplied to a gas at constant volume, जब आप एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हैं, जब आप एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हैं तो वर्क डन तो कर नहीं पाएगा।
वॉल्यूम जब फिक्स होता है तो पिस्टन मूव करेगा नहीं, तो वर्क डन विल बी 0। तो आप समझना, जितनी भी आपने हीट दी है, वट एवर हीट इज गिवन, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। तो आप किस चीज को नाप रहे हो, जैसे मान लो कि मेरे को गैस की इंटरनल एनर्जी चाहिए, मैंने अगर 4 जूल्स दिया, वो सारी की सारी इंटरनल में गई, तो मैं कह सकूंगा कि भाई इस गैस की इंटरनल एनर्जी 4 जूल से बढ़ गई। अगर ये गैस वर्क डन कर पाती तो मैंने इसको 4 जूल्स की एनर्जी दी, तो हो सकता है उसमें से 1 जूल इसने अपने पास रखा, 3 जूल्स का वर्क करा। हो सकता है 2 जूल्स अपने पास रखा, 2 जूल्स का वर्क करा, ऐसा भी हो सकता है। या 1.5 जूल्स अपने पास रखा और 2.5 जूल्स का वर्क इसने कर दिया। तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसने अपने पास इंटरनल एनर्जी क्या थी इसकी, तो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है इसका फॉर्मूला NCV डेल्टा टी ऑलवेज रहता है, ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एनसीपी डेल्टा टी क्या होता है, वो भी आगे बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी हमेशा आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही डिफाइन करते हैं। तो अगर आप देखें तो एनसीवी डेल्टा टी इज योर इंटरनल एनर्जी, और अभी हम लोगों ने निकाला एनएफआर बाय 2 इंटू डेल्टा टी, ऐसे, ये भी आपकी इंटरनल एनर्जी थी। तो अगर आप नोटिस करें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो सीवी की वैल्यू आती है FR/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डालते रहेंगे तो मोनो एटॉमिक गैस का सीवी, डाई एटॉमिक गैस का सीवी, ट्राई एटॉमिक गैस का सीवी सब आपको मिलेगा। और एक रिलेशन होता है सीपी और सीवी में, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सीपी इज इक्वल टू FR/2 प्लस आर, तो ये सीपी की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी बेटा हमारे पास R इंटू एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, या F/2 प्लस 1। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। तो आप डिफरेंट गैसेस का सीपी और सीवी दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, सीपी बाय सीवी का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसका नाम होता है बेटा एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको आप गामा से डिनोट करते हैं। तो अगर आप यहां पर सीपी बाय सीवी का रेशियो देखेंगे तो ये आ जाएगा FR/2 डिवाइडेड बाय R इंटू F/2 प्लस 1। तो ये आता है 1 प्लस 2/F करके। एक बार आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सीपी बाय सीवी का हमारे पास ये रेशियो रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल आएगी, कहां गई वो टेबल, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ये रही, इसको ऊपर रखता हूं, ये आप अपने नोट्स में रखिएगा। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F5 6, तो सीवी की वैल्यू FR/2 थी, 3R/2, ये 5R/2 गामा आ गया। ऐसी डायटोमिक, ऐसी ही ट्राई एटॉमिक के लिए आपको गामा मिल जाएगा। ठीक है, जाते जाते एक और चीज याद आ रही है तो इनको भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूले हैं। दूसरी हमारे पास, आपको पता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है। अगर मैं इसको सीवी से डिवाइड कर दूं तो दिस इज सीपी बाय सीवी माइनस 1 इक्वल टू आर बाय सीवी आ जाएगा। ये है गामा, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय सीवी, ये बाद में काम आएगा, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। अगर आपको किसी भी गैस का गामा पता है तो आप सीवी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सीवी निकाल सकते हैं। और आपको यह बात भी पता है सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा, तो सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ये भी आपको पता लग जाएगा। क्लियर, हमारे पास लेक्चर ज्यादा बियॉन्ड ना जाए, इसको 4 लेक्चर में करना पड़ेगा बेटा, आपको मुझे यहां पर सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको पकड़ के रखना है। फिर हमारे पास साइन कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो कल हम लोग, अभी भी बहुत बड़ा है भाई, फ्लो के बारे में, फिर हमारे पास वर्क डन के बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, कोई नहीं, फ्लूइड्स और थर्मो बड़े हैं। ठीक है, एसएचएम को 2 हिस्सों में कर सकते हैं, लेकिन इनको करना बहुत मुश्किल है, ये भी हमारे लिए इक्वली टफ टास्क है। तो आप प्लीज क्या करेंगे बेटा,
ये पूरा पार्ट आप लोग रिवाइज करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना थ्योरी खत्म करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। घबराइएगा मत, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल की क्लास में आपको लाइव मिल सकता हूं, क्योंकि प्रयास की मेरी कल शाम को क्लास नहीं है, तो अगर हो पाए तो मैं 3 या 3:30 के आसपास आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि लक्ष्य 2 के स्टूडेंट्स का शायद अभी सेशन चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल भी तो रिकॉर्डिंग देनी है तुम्हें। मेरी रिकॉर्डिंग शाम को आपको 7:30 बजे मिलेगी, मैं 3 बजे के आसपास आपको एक बार हो सकता है मिलूं, ठीक है, आधे घंटे के लिए। तो आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो इस लेक्चर के नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अगर कुछ सोल्यूशंस हुए तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, कहीं पर डांटना हुआ आपको तो मैं लिखूं आपको, आप मेरे को लिख दीजिएगा कि सर डांट दीजिए, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डांट भी दूंगा आपको, लेकिन आप मेरे को प्रॉब्लम्स लिखिएगा। अगर वो प्रॉब्लम्स डांट खाने वाली होंगी तो आप वैसे भी खाओगे ही खाओगे, ठीक है, वो बेनिफिट के लिए है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मेरे को कुछ बतानी हुई, ठीक है, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं देखूंगा, ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। घबराना आपको नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कल मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे के आसपास मिलेंगे बेटा। मैंने आपको बोलता मैं बीच बीच में 3-4 दिन में मिलता रहूंगा, कि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं चला गया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ, मेरे दिमाग में रहता है, हम लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, ठीक है, क्योंकि आखिरी मोमेंट में हर बच्चा ढूंढता है हमें, ठीक है। प्रयास का भी बच्चा ढूंढ रहा है, लक्ष्य का भी बच्चा ढूंढता है, यूट्यूब का भी बच्चा हमें ढूंढता है, तो हम लोगों की भी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है। जैसे आप लोग अगर मेंटली थक चुके हैं ना कि यार सर कब खत्म होगा, कई बार हमें भी ऐसा लगता है यार कि भाई कितना पढ़ाना है, यही चीज कभी आराम आराम से पढ़ाओ, कभी तेज पढ़ाओ, कभी ट्रिक्स बताओ, कभी ये करो, तो एक ही चीज को इतनी बार पढ़ा पढ़ा के हम लोग भी कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बात पता है कि यहां पर कलम रखने का कोई वो नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन ही नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा और बच्चे को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक बार एग्जाम हो जाएगा तो वो खुद से अपने आप आगे देख लेगा। तो हमारा भी काम है, तो मैं आपको कल मोस्ट प्रोबेबली मिलूंगा 3 बजे के आसपास मैं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर आपसे मिलने के बाद कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर शाम को 7:30 तक आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।